जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों ज्योग्राफी के एक और PYQ की सीरीज़ जो चल रही थी उसको मैंने कंटिन्यू कर दिया। हम लोग 350 क्वेश्चन कर चुके। इस बीच दिवाली त्यौहार की वजह से 1-2 दिन ब्रेक हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आई होप आपने अपना त्यौहार सेलिब्रेट कर लिया है। और त्यौहार के बाद पढ़ने का मन तो बिल्कुल ही नहीं करता है, बहुत ज़्यादा आलस आ रहा होगा आपको, पर इन सब से दूर हो के थोड़ा मोटिवेशन पे आइए, अपनी पढ़ाई करिए, क्योंकि SDM DSP इन सब का ख्वाब भी आपने देखा है, तो उसकी भी तैयारी करना लगातार बनता है। पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में आप देख रहे हो बिना पावर के कुछ भी नहीं है ना। चले तो शुरू करते हैं इसको। आज का क्वेश्चन नंबर 351। ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। इनकी रिवर्स बतानी कौन सा किस पे बना हुआ है। तो इडुक्की डैम, माता टीला डैम, नागार्जुन सागर डैम और पोचमपाट डैम। तो इसमें मैं जानता हूँ, अगर आपको कुछ नहीं पता होगा तो नागार्जुन सागर तो पता ही होगा कि सर नागार्जुन सागर मुझे पता है कृष्णा नदी पे है, तो यहाँ पे तो आपको C3 में दिख रहा है ना। और दूसरा मुझे लगता है इडुक्की डैम आपको पता होगा कि इडुक्की डैम परियर नदी पे है भाई। इडुक्की डैम कहाँ है? परियर नदी पे आता है। माता टीला डैम जो है ये बेतवा नदी पे आता है भाई, माता टीला डैम। और पोचमपात जो है ये गोदावरी में। पोचमपात कहाँ है? गोदावरी नदी पे, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, इडुक्की डैम परियर नदी, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी, माता टीला डैम बेतवा नदी और पोचमपात गोदावरी नदी। तो इसका सही उत्तर जो है C हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला बांध है और प्रदेश है, मतलब डैम्स और स्टेट्स। तो फरक्का डैम, घाटप्रभा डैम, हीराकुंड डैम और काकरापारा। तो मुझे लगता है आपको कुछ नहीं, हीराकुंड तो पता ही होगा उड़ीसा में, तो C का 2 हो गया भाई। तो C का 2 आपको दिख रहा है इन 2 ऑप्शन में, यानी ये 2 ऑप्शन हो गए गलत, ठीक है। इनमें से और भी कुछ अगर पता हो, फरक्का बांध आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में भाई। फरक्का बांध कहाँ पे? एक सेकंड, इधर आओ। फरक्का बांध पश्चिम बंगाल हो गया। तो A पे 1 आपको दिख रहा है, 2 जगह पर ये ऑप्शन कट चुका है, तो यानी ये सही हो गया। घाटप्रभा कहाँ हो जाएगा आपका? घाटप्रभा कहाँ हो गया? कर्नाटक में हो जाएगा। ककरापारा कहाँ हो गया आपका? ककरापारा गुजरात हो गया। ककरापार कहाँ हो गया? गुजरात हो गया, यानी इसका सही उत्तर A हो गया। अगला देखते हैं। तुलबुल परियोजना का संबंध है भाई। तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? व्यास नदी, रावी नदी, झेलम या सतलज नदी से। तो तुलबुल प्रोजेक्ट कहाँ पे बना हुआ है भाई? तो ये झेलम रिवर पे बना है। तुलबुल प्रोजेक्ट किस पे बना है? झेलम नदी पे बना हुआ, काफ़ी प्रसिद्ध। अगला, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। द कल्पसर प्रोजेक्ट ऑफ फ्रेश वाटर रिजर्वायर इज लोकेटेड इन गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो कहाँ पर है ये मीठे पानी की कल्पसर परियोजना? तो ये आपको देखने को मिलेगी गुजरात में। कहाँ पे देखने को मिल जाएगी? गुजरात में। तो इसका ऑप्शन A हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सुइल रिवर प्रोजेक्ट लोकेटेड? सुइल रिवर प्रोजेक्ट कहाँ है? उत्तराखंड में, हरियाणा में, पंजाब में या हिमाचल प्रदेश में। तो ये कहाँ पे मिलेगी सुइल नदी परियोजना? तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश में। सुइल रिवर प्रोजेक्ट कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो न्यूज़ में थी ये काफ़ी, इसलिए पूछी गई थी। तो ऐसी भी चीज़ें जो न्यूज़ में लगातार रहती हैं उनको मैं करा ही रहा हूँ प्लेस न्यूज़ के थ्रू, उसको भी आप लगातार फॉलो करिए और आप इसको प्रैक्टिस करिए लगातार। अगर आप एक ही जगह कंसिस्टेंट वे में स्टडी मटेरियल सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं, पूरा स्टडी मटेरियल, एक्सक्लूसिव वीडियोस, डाउट ग्रुप में जुड़ के अपने डाउट्स वगैरह जो भी आपके हैं वो, टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस के लिए, पेड क्विज, इन सब का कंप्लीट जो संकलन होता है वो आपको मिल जाएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आपको इन नंबरों द्वारा हमसे जुड़ के आप हमारे से जोड़ सकते हैं दोस्तों, हमारी टीम से जोड़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये शक्ति परियोजना, ये राज्य। जैसे जवाहर सागर ये राजस्थान में कह रहा है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, शिव समुद्रम केरल, गांधी सागर मध्य प्रदेश। तो ये गलत है। शिव समुद्रम जो है केरल में नहीं है, कर्नाटक में। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में, ठीक है। बाकी ये गांधी सागर MP है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश है, जवाहर सागर राजस्थान में। 357 कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। नागल बांध, सरदार सरोवर परियोजना, नागार्जुन सागर बांध और हीराकुंड बांध। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? तो बहुत ही आसान है। नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पे है, ना कि गोदावरी नदी पे।
ये किस पे है? कृष्णा नदी पे है। नागल बांध सतलज नदी, सरदार सरोवर नर्मदा नदी, हीराकुंड महानदी और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी। अगला देखते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना है फिर से और ये संबंधित नदी है। जैसे रिहंद प्रोजेक्ट कहाँ है? रानी लक्ष्मीबाई डैम प्रोजेक्ट, टेहरी डैम प्रोजेक्ट और रामगंगा प्रोजेक्ट। तो बहुत आसानी में अगर कुछ नहीं पता होगा आपको, ये पता होगा टेहरी डैम प्रोजेक्ट भागीरथी नदी पे है। यानी सी का तो 2 है और सी का 2 यहाँ दिख रहा है, यानी ये 2 ऑप्शन हो गए आपके गलत। ठीक। रिहंद प्रोजेक्ट की बात करें अगर, तो रिहंद प्रोजेक्ट सोन नदी पे बना हुआ है, तो रिहंद हो गया आपका सोन नदी। ए का 3 हो गया भाई, ए का 3 और सी का 2 आपको यहाँ पे दिख रहा है भाई, यानी ऑप्शन सी हो गया इसका। क्या हो गया? ऑप्शन सी। रामगंगा प्रोजेक्ट नाम से ही पता चल रहा है रामगंगा नदी पे हो जाएगा। और रानी लक्ष्मीबाई डैम प्रोजेक्ट ये बेतवा नदी पे हो गया। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, रिहंद प्रोजेक्ट आपका जो है वो सोन नदी पे है, रानी लक्ष्मीबाई डैम प्रोजेक्ट ये बेतवा नदी पे है, टिहरी बांध भागीरथी पे है, रामगंगा पे। ठीक है, तो ऑप्शन सही है इसका सी। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ है? तो ये तो मैंने अभी ऊपर आपको बता दी कि रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पे है। किस पे है? बेतवा नदी पे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है, विच इज नॉट करेक्टली मैच। दुलशती या दुलहस्ती ये चेनाब नदी पे है, इंदिरा गांधी कैनाल सतलज नदी पे है, नागार्जुन सागर कावेरी ये गलत है, नागार्जुन सागर हम लोग कर चुके हैं, कृष्णा नदी पे है, उकाई डैम ताप्ती नदी पे बना हुआ है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखिए पूछ सकते हैं आपसे। तो सारे डैम प्रोजेक्ट सब कुछ आपका कवर हो जाएगा जब आप ये पूरी सीरीज़ कवर कर लेंगे 1200 क्वेश्चन की। ठीक है, 1300 जितने भी होंगे। उकाई डैम ताप्ती नदी, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी, इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी और दुलहस्ती जो है चिनाब नदी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये रिजर्वायर है और स्टेट्स हैं। फिर से वही चीज़ बतानी है आपको, कौन सा किसके बीच में। जैसे भद्रा, भवानी सागर, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर, कौन सा कहाँ पे है ये आपको बताना होगा। तो जैसे भद्रा है ये रिजर्वायर है कर्नाटक में, भद्रा कहाँ है? कर्नाटक में। भवानी सागर ये तमिलनाडु में, भवानी सागर कहाँ है? तमिलनाडु में। गांधी सागर कहाँ पे है भाई? गांधी सागर मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और राणा प्रताप सागर राजस्थान में हो जाएगा, राणा प्रताप सागर राजस्थान। ठीक है, यानी इसका सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। हिंदी में भी चाहो तो बता देता हूँ एक बार फिर से। भद्रा आपका कर्नाटक, भवानी सागर आपका तमिलनाडु, भवानी सागर तमिलनाडु हो गया, और गांधी सागर एमपी हो गया, राणा प्रताप सागर राजस्थान हो गया। ठीक है, अगला है रिवर वैली प्रोजेक्ट और रिवर। ठीक है, फिर से वही बताना, तिलैया बांध, पंचेट हिल बांध, राणा प्रताप सागर, माता टीला। तो देखो माता टीला भी आप बता चुके हो, बेतवा नदी पे है। राणा प्रताप सागर मैंने अभी बताया राजस्थान में, और राजस्थान में कौन सी नदी है भाई? दामोदर, चंबल, बराकार में। आपको इतना तो पता ही होगा, चंबल नदी बहती है भाई। दामोदर तो क्योंकि इधर आ जाएगी, झारखंड वगैरह वेस्ट बंगाल में आ जाएगी, बराकार भी उधर ही हो गई। पंचेट डैम और तिलैया डैम, तो आपको यहीं से पता चल गया। C2 कहाँ दिख रहा है? C2 एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ, यानी ये ऑप्शन कट गया। डी में 4 कहाँ दिख रहा है? सिर्फ ये दिख रहा है, यानी ऑप्शन ही हो गया। तो कभी कभी ये एलिमिनेशन ट्रिक होती है, अगर आपको 1-2 भी आते हैं तो आपका काम बन जाता है, ऑप्शन ही हो गया है ना। पर और भी देख लेते हैं, जैसे तिलैया डैम आपको पता चले तो तिलैया डैम जो है बराकार नदी पे, किस पे है? बराकार नदी पे। पंचेत हिल डैम जो है ये आपका दामोदर नदी पे आ जाएगा। और राणा प्रताप सागर हम लोग ने देख लिया, चंबल, माता टीला, बेतवा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? कोल डैम प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन इंडिया। तो कोल बांध प्रोजेक्ट भैया कहाँ पे? कोल डैम तो याद रखना ये सतलज नदी पे बन रहा है हिमाचल प्रदेश में। कोल डैम कहाँ बन रहा है? सतलज नदी पे बन रहा है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं 364। कह रहा भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? हु रोट अ हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया? MS स्वामीनाथन, S अय्यप्पन, KB थॉमस या MS रंधावा। तो भारतीय कृषि का इतिहास, इसके राइटर हैं MS रंधावा। नाम याद रखना, कौन? MS रंधावा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है P सेनगुप्ता एंड G सदास्युक्त डिवाइडेड इंडिया इनटू हाउ मैनी स्मॉल एग्रीकल्चरल रीजन। तो ये थोड़े एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है, इस बार आपने देखा ROARO में 6 से 7 एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आए तो यही है ना, जो आपको याद रखने होते हैं। इस टाइप के सवाल अक्सर आते हैं। तो कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा है भैया इन्होंने? तो इन्होंने बांटा 60 लघु कृषि प्रदेशों में, है ना। डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है, कोई मगजमारी नहीं करनी, आपको याद रखना होगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानता कृषि आधारित है और इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। मतलब कह रहे द ड्राई जोन ऑफ इंडिया हैज़ अ प्रीडोमिनेटली एग्रेरियन इकोनॉमी
बिकॉज इट हैज़ लार्ज पोटेंशियल फॉर द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसका कौन सा सही होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका कारण नहीं है ना, दोनों तो सही है कि भारत की जो शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था है वो क्या है, कृषि आधारित है, और द्वितीय हरित क्रांति के लिए भी बहुत क्षमता है, तो बिल्कुल है, पर ये इसका कारण नहीं है ना, तो यानी बी हो जाएगा। अगला है, कह रहे देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है। द फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इन कंट्री वॉज फर्स्ट सेटअप इन 1960, है ना, डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल जो आपको याद रखना, 1960 में पहला कृषि विश्वविद्यालय बना था। अब इस टाइप की चीज़ें आप भूलोगे तो इसको कहीं नोट कर लो कि देश में कृषि विश्वविद्यालय पहला कब बना, 1960। कितने लघु कृषि क्षेत्रों में बांटा, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा, है ना, तो ये फैक्ट आप भूलोगे, इनको नोट कर लो आप। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतर में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती है। अगर इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में क्या कह रहा है? इंग्लिश में कह रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इनटू मॉडर्न साइंटिफिक वन बिकॉज इट डिड नॉट इन्वॉल्व मच ऑफ सोशल एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट। तो ये आपको थोड़े टफ लेवल के सवाल लग रहा होगा। देखिए भारत में क्या कह रहा है, जो पारंपरिक खेती होती थी यानी ट्रेडिशनल जो होती थी, और आधुनिक खेती जो होती है वो ट्रांसफॉर्म हुई ना, पहले बैलों से होती थी, अब आप देख रहे हो बड़े बड़ी मशीनें लग रही हैं। इसमें हरित क्रांति का रोल है कि नहीं है? बिल्कुल है भाई, क्यों? ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो अच्छी मशीनें यूज़ करी हमने, बैलों की जगह उस पर शिफ्ट करा, तो ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। और इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं है। अब भाई देखो ना, इन्वायरमेंटल कॉस्ट क्या हुई, जो इमिशन हो रहा है, जो इन्वायरमेंट में हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, वो इसमें नहीं जोड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है। तो क्या ये इसका कारण है? कहीं से दूर दूर तक दिख रहा है कारण? नहीं, कारण नहीं है, पर ये दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए 369 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीज़न फॉर लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर? निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं? नंबर 1, जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज एंड एम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज एंड एम्प्लॉयमेंट होता है जैसे एक खेत में ज़रूरत है 4 लोग की, पर लगे 10 लोग हैं ना, तो ये 6 लोग वेस्ट हो रहे हैं, डिस्गाइज एंड एम्प्लॉयमेंट। कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं फिर भी लगे। सहकारी समिति कृषि यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग और स्मॉल लैंड होल्डिंग, इनमें से कौन कम उत्पादकता का कारण नहीं है? तो कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं। कोऑपरेटिव फार्मिंग तो अच्छी चीज़ है। अब जैसे आपको होता है कोऑपरेटिव फार्मिंग ये हुई कि मेरा एक खेत यहाँ पे है, ठीक है, और किसी का खेत मेरे बगल में, और एक मेरा खेत यहाँ पे है और किसी का यहाँ पे है, तो हमने क्या करा कि भैया आप यहाँ उगा लो और मैं भी यहाँ उगा लूँ, आप मेरे खेत में उगा लो ना, कोऑपरेट करके एक तरह से फार्मिंग कर लेते हैं ना, कि जिससे क्या होगी, लागत कॉस्ट कम आएगी और ज़मीन वही है, तो मेरा जो उगेगा वो मैं ले लूँगा, तुम्हारे पे जो उगेगा वो तुम ले लेना, ऐसा करके। तो ये इसका कारण नहीं होगा। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ कंसीडर्ड एज, भारत में कृषि को समझा जाता है अ मीन्स ऑफ लिवलीहुड, प्रोफेशन, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो क्या समझा जाता है भाई? जीवकोपार्जन का साधन समझा जाता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप कंटेन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन? निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? ढैंचा, सनई, लोबिया या ग्वार? किसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो काउपी या लोबिया इसमें पाई जाएगी ना, तो ये डायरेक्ट फैक्चुअल है जो आपको याद रखना होगा। अगला है, इन न्यूली इम्प्रूव्ड अराइड लैंड द क्रॉप सूटेबल फॉर द ग्रीन मैन्योर इज? नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल कौन सी भाई? लोबिया, ढैंचा, ग्रीन ग्राम या ब्राउन हेम्प, यानी लोबिया, ढैंचा, मूंग या सनई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ढैंचा। क्या हो जाएगा? ढैंचा। ये सब एग्रीकल्चर के सवाल हैं, यही आपको करने होते हैं। अगला कह रहा है, बैलेंस्ड फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड, संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं कहाँ पे? उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए, या सभी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 373 का। तो तीनों ही सही है भाई। इसका प्रोडक्शन भी बढ़ाना होता है, फर्टिलाइज़र यूज़ करके एफिशिएंसी भी बढ़ानी होती है, प्रोडक्टिविटी भी सॉइल की बढ़ानी है, तो तीनों ही तरह के सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 374 देख लेते हैं। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। इन सदर्न इंडिया द एरिया ऑफ हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इज फाउंड इन। सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कहाँ पाई जाती है? प्रोडक्टिविटी का मतलब हुआ कम एरिया में ज़्यादा ग्रोथ हो जाए। केरल कॉस्ट, तमिलनाडु, तेलंगाना या विदर्भ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तमिलनाडु कॉस्ट हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? तमिलनाडु कॉस्ट जो होगी, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी यहीं पे पाई जाती है आपके। अगला है, पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य कौन सा है? द रिचेस्ट स्टेट
इन रेफरेंस एबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज? आंध्र प्रदेश, एमपी, यूपी या पश्चिम बंगाल? सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है वो कहाँ वापस आ जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द पाइनियर इन इंट्रोड्यूसिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन इंडिया? हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, यूपी। तो अगेन पंजाब में होता है ये। कौन सी फार्मिंग? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? आपके पंजाब में होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या कह रहे हैं। अगले में कह रहा है हरित खेती में सन्निहित है। ग्रीन एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स जैविक खेती एवं बागवानी पर जोर, बागवानी तथा पुष्प कृषि पर ध्यान केंद्रित करते समय कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों से बचाव, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, खाद्य फसलों, बागवानी एवं पुष्प कृषि पर जोर। तो भैया ग्रीन एग्रीकल्चर में क्या आता है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई एंड इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट। याद रख लो, डायरेक्टली सवाल है, ये डेफिनेशन है एक तरह से। क्या क्या आता है उसमें? कीट प्रबंधन कैसे करना है भाई, क्या फर्टिलाइज़र यूज़ करने हैं, क्या पोषक पदार्थ डालने हैं, और क्या क्या प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है एग मार्केज। एग मार्क क्या है भैया? अंडे उत्पादन हेतु सहकारी समिति, कृषकों की एक सहकारी समिति, अंडों की एक विनियमित मंडी या गुणवत्ता गारंटी की मोहर। तो बताइए कितना सिंपल है। मार्क ऑफ स्टैंडर्ड गारंटी है ना, क्वालिटी सर्टिफाइड करता है, गुणवत्ता की मोहर देता है, उसको एग मार्क बोलते हैं ना। द टर्म एवरग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बीन यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन इंडिया बाय। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई है। किसके द्वारा लाई गई भाई? नॉर्मन बारलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, राजा कृष्ण या R.K.V. राव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा M.S. स्वामीनाथन। ठीक है, सदाबहार क्रांति कौन लाया है? M.S. स्वामीनाथन। ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, हरित क्रांति किससे संबंधित है? मिलेट प्रोडक्शन से, पल्स प्रोडक्शन से, वीट प्रोडक्शन से या ऑयल सीड प्रोडक्शन से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वीट प्रोडक्शन है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? वीट प्रोडक्शन से संबंधित है, वीट प्रोडक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? गेहूं उत्पादन। अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज द हाईएस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन बोथ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी? निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है, सर्वाधिक लाभ? कौन सी क्रॉप को हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन को सबसे ज़्यादा बेनिफिट? तो आसान सवाल है, गेहूं को सबसे अच्छा लाभ हुआ है। सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी ग्रीन रेवोल्यूशन से, वो गेहूं ही की बढ़ते दिखी थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन द यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ वीट टच द रिकॉर्ड फिगर। मतलब गेहूं की जो उत्पादकता है प्रति एकड़ कितना बढ़ गई थी ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति आने से? तो ये बढ़ गई थी आपकी 2000 किलो। कितनी? 2000 किलोग्राम प्रति एकड़। तो जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड था ये। तो 382 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 383 सूची 1 और सूची 2, इसको मैच करना हमें। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, मत्स्य पालन और उर्वरक। इसका क्या सही उत्तर होगा भाई? देखिए, खाद्य उत्पादन में वृद्धि ये होती है हरित क्रांति से हुई है, आपको पता है। दूध उत्पादन में वृद्धि श्वेत क्रांति आई है इसके लिए। क्या आई है? श्वेत क्रांति आई है। मत्स्य पालन नीली क्रांति है भाई। और उर्वरक के लिए यानी फर्टिलाइजर के लिए ग्रे रेवोल्यूशन या भूरी क्रांति है ना। तो फर्टिलाइजर ग्रे रेवोल्यूशन, मिल्क प्रोडक्शन वाइट रेवोल्यूशन, फिशरीज ब्लू रेवोल्यूशन, फूड प्रोडक्शन ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, यानी 383 का ऑप्शन ए हो जाएगा। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है भाई? पिंक रेवोल्यूशन, कॉटन, गार्लिक, ग्रेप्स या अनियन। तो बहुत आसान था, प्याज या अनियन के लिए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? कह रहा है इनमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? सुनहरी क्रांति श्वेत, नीली हरित, गोल्डन वाइट, ब्लू ग्रीन। ठीक है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है ये बताना आपको। तो गोल्डन हॉर्टिकल्चर यानी फल वगैरह के लिए, ठीक है। वाइट मिल्क के लिए हो जाएगा। ब्लू अभी आप पढ़ चुके हो कि ब्लू क्रांति जो है वो पोल्ट्री के लिए नहीं थी, ब्लू फिशरीज़ के लिए थी, फिशरीज़ के लिए है ना, मछली के लिए, मत्स्य पालन के लिए। तो ये गलत हो जाएगा, हरित कृषि के लिए हो गई। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? कपास, मक्का, अरहर, सरसों। देखो रबी की फसल के एग्जांपल आपको बहुत आसान पता होंगे। एक तो गेहूँ होता है जैसे वीट है ना, बारले होता है आपका, बारले वीट हो गया, बारले हो गया आपका, ग्राम है, मस्टर्ड है,
तो मस्टर्ड यहाँ दिख रहा है आपको ना, मस्टर्ड, ये आपका कौन सी फसल होती है? राबी फसल होती है। मस्टर्ड कौन सी होती है? राबी। अब इसी में अगर मैं राइस बोल दूँ ये खारिफ हो जाएगी, मेज़ बोल दूँ ये भी आपकी खारिफ है, कॉटन भी खारिफ हो गई, अरहर खारिफ हो गई, ग्राउंडनट खारिफ हो गई, है ना। और गेहूँ आपको पता है कब है भाई? गेहूँ गर्मियों में कटता है, ठीक है। कब कटता है गेहूँ? गर्मियों में कटता है। तो लगाया कब जाता है भाई? सर्दियों में, यानी अब दिवाली में बुआई होगी। दिवाली से जो होली चलता है वो राबी क्रॉप होती है, और होली से जो दिवाली चलती है वो खारिफ क्रॉप होती है। जैसे होली के टाइम हम लोग उधर लगा देते हैं, उधर जून ऊन में, जुलाई में आप मान लो हम लोग राइस लगा देते हैं, जो कि काटते कब? इधर दिवाली के आसपास, थोड़ी सर्दी से पहले, है ना, ये सब, ठीक है। अब अगला देखिए, फिर ज्योग्राफी वही एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही सवाल है। माही सुगंधा इज़ अ वैरायटी ऑफ, माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो इस तरह के एग्रीकल्चर से सवाल पूछते हैं। तो राइस की प्रजाति है भाई माही सुगंधा, किसकी है? राइस की प्रजाति है। मैक्रोनी व्हीट इज़ मोस्ट सूटेबल अंडर व्हाट कंडीशन? जो मैक्रोनी गेहूँ है सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है भाई वो? हाईली इरीगेटेड कंडीशन में, लेट शोन कंडीशन, रेनफेड कंडीशन या नन ऑफ द अबव। मतलब अत्यंत सिंचित परिस्थिति, विलंबन से बुआई के लिए, असिंचित परिस्थितियों के लिए या उपयुक्त में से किसी एक के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? असिंचित परिस्थितियों के लिए, ठीक है, रेनफेड कंडीशन के लिए। अगला सवाल, राज 3077 इज अ वैरायटी ऑफ, राज 3077 एक प्रजाति है किसकी भैया? तो ये गेहूं की प्रजाति है। ये डायरेक्टली सवाल है, ये आपको कहीं एक नोट्स बनाइए, उसमें नोट करिए इसको, है ना, क्योंकि आप ये भूलेंगे। ऐसे लिख लो भाई राज 3077, ठीक है, ये किसकी है? गेहूँ की, ऐसे शॉर्ट में लिख लो कहीं, ठीक है। और ऐसे ये वाला लिख लो भाई माही सुगंधा, ये चावल की हो गई। फिर ऐसे ही पूसा सिंधु गंगा, ये किसकी है भाई वैरायटी? गेहूं की हो गई, ऐसे इसको भी लिख लो गेहूं की। राज 3077, पूसा सिंधु गंगा, पूसा सिंधु गंगा किसकी है? गेहूं की हो गई। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसीज ऑफ व्हीट क्रॉप? निम्नलिखित से कौन एक गेहूं की फसल का रोग है? गेहूं की फसल पे कौन सा रोग लगता है? ब्लास्ट, टिक्का, डस्ट या रस्ट? तो गेहूं की फसल पे रस्ट रोग लगता है। कौन सा? रस्ट रोग लग जाता है। कल्याण सोना एक किस्म है, कल्याण सोना इज़ अ वैरायटी ऑफ राइस, मेज़, व्हीट, ज्वार। कल्याण सोना किसकी वैरायटी भाई? तो ये गेहूं की है, ये भी देखो नोट कर लो। तो गेहूं की आपने देखो 3 कर ली। गेहूं की कौन कौन सी वैरायटी हो गई? कल्याण सोना हो गई, पूसा सिंधु गंगा हो गई, राज 3077 हो गई। और गेहूं पे कौन सा रोग लगता है? तो रस्ट रोग लगता है, ठीक है, ऐसे करके नोट कर लो। अगला सवाल कह रहा है ट्रिटकेल निम्न में से किन दो बीज का संकर है, यानी क्रॉस है। ट्रिटकेल इज अ क्रॉस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये गेहूं और राई के बीच में क्रॉस है। किसके? गेहूं और राई। नाम याद रखना, ये भी आपको नोट करना पड़ेगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ट्रिटकेल क्रॉसिंग है किसके बीच की? गेहूं और राई के बीच की, ठीक है, व्हीट एंड राई। अगला देखते हैं, धान की उत्पत्ति हुई है भैया कहाँ से? राइस ओरिजिनेटेड इन यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका या नन ऑफ द अबव? तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? धान की जो खेती है ये कहाँ से आई है? ये आई है दक्षिण पूर्व एशिया से। कहाँ से आई है? दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया से आई है। साउथ ईस्ट एशिया तो आप आई होप समझते ही होगे, ये साउथ होता है, ईस्ट यानी ये थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इधर की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक खारिफ की फसल है? तो अभी मैंने आपको बताई है खारिफ फसल कौन सी होती है। जैसे राइस ही हो गई आपकी, सोयाबीन हो गई आपकी, ये सोयाबीन भी आपकी कैसी है? खारिफ क्रॉप है ना। राइस भी आपकी खारिफ क्रॉप है। तो प्लीज़ खारिफ और राबी क्रॉप ये हर साल घुमा घुमा के पूछता है, तो एक आप खारिफ राबी क्रॉप इन दोनों के एग्जाम्पल और कब उगाई जाती कब नहीं, इसको जरूर एक बार याद करना। इनमें से कौन सी खारिफ की फसल नहीं है? फिर से देखो आपसे वही घुमा के पूछ लिया। कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों, इनमें से कौन नहीं खारिफ फसल? तो भाई सरसों जो है ये आपको पता होगा, ये खारिफ की फसल नहीं होती है। ये कौन सी फसल होती है? राबी की फसल होती है। गेहूं के टाइम क्योंकि उगाई जाती है ये, ठीक है, क्योंकि दिवाली ये गर्मियों में इसको कटाई हो जाती है इसकी। सरसों होगा, ठीक है, राबी का। निम्नलिखित में से फिर से कह रहा कौन सी एक खारिफ फसल नहीं है? अरहर, चना, मक्का, धान। आप तो बता ही सकते हो यार आराम से। तो कौन नहीं है? चना जो है आपका ये खारिफ फसल नहीं है। चना खारिफ फसल नहीं होगा। अरहर है, मक्का है, धान है, ये सब खारिफ फसल। अगला है निम्नलिखित फसल में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? गेहूँ, चावल, मक्का, दालें। तो ये भी आपको पता होगा सबसे प्रमुख खाद्यान्न है चावल, है ना, स्टेपल डाइट है सबसे ज़्यादा राइस। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? व्हीट, शुगर केन, मेज़ या राइस? तो इसमें आप कंफ्यूज हो गए मुझे लगता है व्हीट और राइस में। तो राइस में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है ना, भारत के जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्षेत्रफल के अंदर उगाई जाती है वो है राइस, ठीक है। अगला, भारत में चावल खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। सबसे लार्जेस्ट एरिया जो राइस कल्टीवेशन में आता है वो कौन है?
आंध्रा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या वेस्ट बंगाल में। तो सबसे ज़्यादा एरिया की बात करें तो उत्तर प्रदेश आता है। एरिया वाइज में कौन आता है? उत्तर प्रदेश आता है। और आपके लिए ये सवाल है कि चावल यानी राइस प्रोडक्शन में नंबर 1 कौन है? एग्रीकल्चर डाटा मैंने आपको बताया था कि राइस प्रोडक्शन में प्रेजेंट में नंबर 1 कौन है, कमेंट में बताइए। और एरिया वाइज पूछेगा कि सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो कहाँ पे होता है। दोनों में देखिए अंतर है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, वेस्ट बंगाल हो गया या झारखंड या छत्तीसगढ़, ये छोटे राज्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चावल ज़्यादा एरिया है, पर प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा हो सकता है? इतने एरिया में 1 कुंटल चावल हो और यहाँ इतने ही एरिया में 1 कुंटल हो जाए, तो प्रोडक्टिविटी इसकी ज़्यादा हो गई, है ना। फर्टिलाइज ये लैंड ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो अगर पूछेगा ज़्यादा एरिया किस राज्य में चावल का, तो आप उत्तर प्रदेश बताओगे। और चावल में नंबर 1 कौन है, कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ इसका उत्तर दीजिए। तो यहीं पर करते हैं वीडियो की समाप्ति, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।